दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर आकाश मिसाइल्स ऑल अबाउट इंडियाज फर्स्ट होममेड सुपरसोनिक मिसाइल और इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर डिफेंस रिसर्च टेक्नोलॉजी ग्रोइंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स डीआरडीओ चीफ के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। आज का हमारा आर्टिकल जीएस पेपर 3 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। भारत सरकार भारत के प्रत्येक भाग की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसके चलते आज भारत के सशस्त्र बलों को नई नई तकनीकों से लैस किया जा रहा है। ऐसा भारत की संस्था रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक और तकनीकी समर्थन से संभव हो पा रहा है। इसका उद्देश्य देश को रक्षा के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाना है। हाल के कुछ परीक्षणों और बदलावों की बात करें तो भारत सुपरसोनिक, स्टील्थ तकनीक, परमाणु पनडुब्बी, टॉर्पीडो और ड्रोन जैसी कई नई तकनीकों को अपनी सेनाओं में शामिल कर चुका है। इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक और कई शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम कर रहा है। भारत एक विकासशील देश है जो विश्व में आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर वे कौन से कारण थे जिसने भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में निवेश और आत्मनिर्भरता के लिए प्रोत्साहित किया है और आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है। इसके अलावा इस आर्टिकल के जरिए हम देश की तीनों सेनाओं में रक्षा प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रगति का भी आकलन करेंगे और समझेंगे डीआरडीओ की भूमिका को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के इतिहास के बारे में। दरअसल भारत प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाता रहा है। विश्व के दो धड़ों में बंटने के बाद भी देश ने गुटनिरपेक्ष रहने की राह चुनी और इसी सोच को आधार बनाते हुए आगे बढ़ता रहा। ऐसे में पाकिस्तान का बंटवारा और पाकिस्तान एवं चीन के सहयोग ने भारत को अपनी और अपने देश की सीमा की रक्षा के लिए प्रेरित किया। भारत की सद्भावनापूर्ण नीति और सर्वधर्म समभाव ने वैश्विक स्तर पर भी सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। भारत को रक्षा क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत तब महसूस हुई जब भारत के ही पड़ोसी देशों ने उस पर हमला किया। भारत को अपनी आजादी के 25 वर्षों के भीतर ही 3 युद्धों का सामना करना पड़ा। वैश्विक स्तर पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देने वाले देश भारत पर उसके पड़ोसी देश चीन ने 1961-62 में हमला कर दिया। उसके बाद वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने भी भारत पर आक्रमण किया। इसी तरह पाकिस्तान से 1971 में युद्ध हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इन युद्धों के बाद भारत ने भविष्य में अधिक मजबूती के लिए और रक्षा क्षेत्र में अधिक सक्षम बनने के मकसद से एक एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP की शुरुआत की घोषणा की। इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई। IGMDP को औपचारिक रूप से 1983 में भारत सरकार की मंजूरी मिली। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद स्वदेशी रूप से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग जैसी मिसाइलों का निर्माण करना था। जनवरी 2008 में औपचारिक रूप से IGMDP के सफल समापन की घोषणा की गई। यह घोषणा डीआरडीओ ने भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद की। अब अग्नि मिसाइल को विभिन्न दूरियों की बैलिस्टिक मिसाइल में अपग्रेड किया जा रहा है। इन मिसाइलों के निर्माण के दौरान ही भारत को अपनी तीनों सेनाओं के लिए हथियारों और निगरानी तंत्र के विकास की जरूरत महसूस हुई। आज भारत अपनी तीनों सेनाओं के लिए नए नए उपकरणों का निर्माण कर उन्हें हर आपदा के लिए तैयार कर रहा है। तो आइए हम तीनों सेनाओं के रक्षा क्षेत्र में हुए विकास कार्य पर एक नजर डालते हैं। थल सेना की बात करें तो भारतीय सेना को अधिकांशतः थल सेना ही समझा जाता है। इसके साजो सामान के लिए डीआरडीओ लगातार कई वर्षों से सहयोग कर रहा है। भारतीय थल सेना के लिए मार्ग के आधार पर, मारक दूरी के आधार पर और प्रक्षेपण एवं लक्ष्य के स्थान के आधार पर मिसाइलों का वर्गीकरण किया गया है। थल सेना कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से लैस है।
जहां बैलिस्टिक मिसाइलों की खासियत ये है कि लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती हैं, वहीं क्रूज मिसाइल जल्दी रडार की पकड़ में नहीं आती हैं। मारक दूरी के आधार पर सबसे प्रमुख मिसाइल अग्नि 5 और अग्नि 6 हैं। इनकी रेंज के आधार पर इन्हें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहा गया है। वर्तमान में DRDO ने भारतीय सेना को एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित किया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना है। यह कम वजन का फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। इसके अतिरिक्त थल सेना कई अन्य उपलब्धियों को हासिल कर चुकी है। चलिए अब बात करते हैं आगे वायुसेना की। भारतीय वायुसेना निगरानी और बचाव कार्य का सर्वोत्तम नमूना पेश कर रही है। हाल ही में पारित ड्रोन नियमों से जुड़ा ड्राफ्ट निगरानी तंत्र को मजबूत करने में सहायक हुआ है, जिसमें वायुसेना को कई बेहतरीन ड्रोन्स के जरिए निगरानी करने की छूट मिली है। दरअसल ड्रोन वायुसेना की तीसरी ताकत माना जाता है। इससे संबंधित जानकारी के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके इससे जुड़ा हमारा ऑडियो आर्टिकल भी देख सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं आकाश मिसाइल की। तो आकाश मिसाइल की बात करें तो यह स्वदेशी रूप से विकसित कई लक्ष्यों को एक साथ भेदने की क्षमता रखने वाली सुपरसोनिक एयर डिफेंस मिसाइल है। वायुसेना के पास MiG-29 जैसे मल्टी रोल वाले लड़ाकू विमान हैं। फ्रांस से खरीदा हुआ चौथी पीढ़ी का लेजर गाइडेड मिसाइल, रूस से प्राप्त डबल इंजन वाला सुखोई आदि वायुसेना को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस राफेल और स्वदेशी रूप से विकसित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस भारत की मुख्य ताकतों में से एक है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो स्वदेशी रूप से विकसित चीता, चेतक, ध्रुव, रुद्र और अमेरिका से प्राप्त शिनुक, अपाचे प्रमुख मालवाहक हेलीकॉप्टर हैं। चलिए अब बात करते हैं नौसेना की। भारतीय नौसेना भारत की सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नौसेना की प्रमुख ताकत उसके विमान वाहक पोत और पनडुब्बी हैं। जहां भारत की नौसेना में विक्रांत, विराट जैसे विमान वाहक पोतों ने अपनी सेवा दी है, वहीं INS सिंधु घोष और INS शिशुमार जैसी कई पनडुब्बियों ने इस सेवा में 4 चांद लगा दिए हैं। नौसेना लगातार स्वदेशी रूप से विमान वाहक पोत का निर्माण कर रही है। इसी श्रेणी में INS विक्रांत 1 प्रमुख है। इसे अमेरिकी सहयोग से विकसित किया गया है, जिसमें स्टोबार और EMALS यानी छोटे रनवे से उपयोग किए जाने की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। भारत के पास INS चक्र नामक रूस से लीज पर ली गई एक नाभिकीय पनडुब्बी है। वहीं INS अरिहंत नाभिकीय ईंधन पर आधारित जल, थल और आकाश में मार करने में सक्षम है। इसे न्यूक्लियर ट्रॉयड भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तीनों स्तरों की सुरक्षा। भारत के पास K सीरीज की कई सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो अपना सहयोग दे रही हैं। तीनों सेनाओं में हुए विकास कार्य के लिए जो संस्था सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है, वह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। ऐसे में इस संस्था के बारे में जानना भी आवश्यक हो जाता है, जो कि हमारी सुरक्षा के लिए अहम रोल अदा कर रही है। तो आइए जानते हैं रक्षा क्षेत्र में DRDO की भूमिका के बारे में। DRDO ने भारत की सैन्य शक्ति को प्रभावशाली प्रतिरोध विकसित करने और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने के लिए बड़ा योगदान दिया है। DRDO 1958 में गठित संस्था है और तब 10 प्रतिष्ठानों या प्रयोगशालाओं वाला एक छोटा संगठन था। हाल के वर्षों में यह विषयों की विविधता, प्रयोगशालाओं की संख्या, उपलब्धियों और अपने ओहदे के मामले में बहुदिशात्मक रूप से विकसित हुआ है। आज DRDO 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है। यह वैमानिकी आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ाकू विमान, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटिंग और सिमुलेशन, प्रशिक्षण, नौसेना प्रणाली, सूचना प्रणाली और कृषि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में गहराई से लगा हुआ है। इसके पास मिसाइल, आयुध, हल्के लड़ाकू विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि के विकास के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं हैं और इसके द्वारा ऐसी कई तकनीकों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां पहले से ही हासिल की जा चुकी हैं। हाल ही में DRDO ने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसैनिक जहाजों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ तकनीक विकसित की है। चैफ एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर की सेनाएं नौसैनिक जहाजों की सुरक्षा के लिए करती हैं। DRDO का विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में विशेष रूप से सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प है। DRDO के अन्य प्रमुख मिशनों से संबंधित जानकारी के लिए आप दृष्टि YouTube चैनल पर DRDO के प्रमुख मिशनों से संबंधित स्पेशल टू द पॉइंट 2020 देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आपको बता दें कि यह संस्था केवल रक्षा उपकरणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोरोना महामारी के दौरान इसने कई स्वास्थ्य उपकरणों, किट और सामग्रियों का निर्माण कर देश को आत्मनिर्भर बनाया है। रक्षा प्रौद्योगिकी में हुए इन व्यापक और बहुमुखी कार्यों के बावजूद कई ऐसे कार्य हैं जो सरकारी तौर पर किए गए हैं और किए जाने हैं। आइए अब हम एक नजर DRDO के साथ मिलकर की गई अन्य संस्थाओं के प्रयासों पर डालते हैं। DRDO और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE द्वारा विभिन्न रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में आवश्यक सैद्धांतिक और प्रायोगिक ज्ञान, कौशल और योग्यता प्रदान करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित MTech कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम इच्छुक इंजीनियरों को रक्षा प्रौद्योगिकी में अपना करियर शुरू करने के लिए प्रेरित करेगा। यह 6 विशेष विषयों कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, एरो टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड सेंसर्स, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी मटेरियल टेक्नोलॉजी पर चलाया जाएगा। गौरतलब है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र के लिए ऑटोमेटिक रूट से FDI की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी। ये बढ़ी हुई सेवाएं नए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने वाली फर्मों की मदद करेंगी। इसे सरकार का एक सराहनीय कदम कहा जा रहा है। इसी क्रम में सरकार ने सृजन नामक एक पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। यह एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो वेंडर को स्वदेशी वस्तुओं के लिए मंच प्रदान करता है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस क्षेत्र में एक नई सोच को दर्शाती है, जो कहीं न कहीं एक से भले दो के विचारों का गठजोड़ माना जा सकता है। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कई घोषणाएं की गयी। इस तरह के ढांचे को लागू करने और भारत को रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में दुनिया के अग्रणी देशों में स्थान देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 यानी DPEPP 2020 का मसौदा तैयार किया है। मेक इन इंडिया के तहत भारत ने देश में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता को कम करने के मकसद से विनिर्माण आधार के विकास को प्राथमिकता दी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारे यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स स्थापित करने की घोषणा की गई है। नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को एरोस्पेस तथा रक्षा क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित मेक 2 प्रक्रियाएं, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार और रक्षा निवेशक सेल की स्थापना जैसी कई पहलें की गई हैं। इस क्षेत्र में निवेश के अवसरों, प्रक्रियाओं और नियामक आवश्यकताओं से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने सहित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए रक्षा निवेशक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। इन सभी पहलों का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और स्टार्टअप की भागीदारी पर विशेष ध्यान देने के साथ ही स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना तथा देश में रक्षा परीक्षण बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करना है। इसका मुख्य मकसद आसान पहुंच प्रदान करना और घरेलू रक्षा उद्योग की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये पहले स्वदेशी रक्षा उत्पादन को सुगम बनाएंगी, जिससे सैन्य उपकरणों के आयात को कम किया जा सकेगा और देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने वर्ष 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन के निर्यात सहित $25 बिलियन के कारोबार को प्राप्त करने के अपने विचार को भी स्पष्ट किया है। भारत सरकार ने रक्षा आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए बजट 2021-22 में रक्षा पूंजी व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 18.75% की वृद्धि की है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने रक्षा निर्माण में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने का आह्वान भी किया है। FDI के बाद सरकार ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े कई स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की हैं। DRDO की अन्य उपलब्धि में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण और स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य भी शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी प्रयासों की बात करें तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया के अंतर्गत 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की बात कही गई है। रक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां निर्माण और विनिर्माण की अपार संभावनाएं हैं। सीमा पर हो रही निरंतर मुठभेड़ और विवादों के निपटान के लिहाज से भारत को अपने दुश्मन को काउंटर बैलेंस करने के लिए उन सभी उन्नत तकनीकों से लैस होना जरूरी हो जाता है जो पड़ोसी मुल्क के पास हैं। तो अब चलिए इन तमाम सरकारी प्रयासों पर विचार करने के बाद हम जानते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। विश्व में हो रहे निरंतर बदलाव के चलते सियाचिन जैसे दुर्गम और अधिक ठंड वाले स्थानों या रेगिस्तान जैसे गर्म इलाकों में रहने के लिए अधिक उन्नत उपकरण और सामग्री की जरूरत है।
देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां परिस्थितियां लोगों के रहने के अनुरूप नहीं हैं। ऐसे में भारत को उन सभी तकनीकों की आवश्यकता है जो सैनिकों को उन स्थितियों में भी जीवित रहने के लिए सहायक हों। इसके अलावा भारत को अपने रक्षा बजट को बढ़ाने की भी जरूरत है। अमेरिका और चीन जैसे देश अपने रक्षा बजट पर भारत की तुलना में कई गुना व्यय करते हैं। ऐसे में परमाणु महाशक्ति के साथ साथ देश का सभी तकनीकों में उन्नत होना जरूरी हो गया है। आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू डिजाइन और विकास के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार को ऐसे वातावरण को तैयार करने की भी जरूरत है जो अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करे, नवाचार को पुरस्कृत करे और एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे सके। इसके अलावा भारत को रक्षा तकनीक पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे में रक्षा प्रौद्योगिकी पर एमटेक कार्यक्रम एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल के नए वर्जन को भी जल्दी विकसित करने की जरूरत है, जो कि भारत को अधिक सशक्त बनाने में सक्षम होगी। भारत सरकार को रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए अधिक समावेशी नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है। दरअसल सरकार का लक्ष्य एक मजबूत इकोसिस्टम और सहायक सरकारी नीतियां बनाकर पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करना होना चाहिए। सरकार को लाइसेंस मुक्ति, डिरेगुलेशन, निर्यात प्रोत्साहन और विदेशी निवेश उदारीकरण लाने के लिए कई नए कदम उठाने की भी जरूरत है। आइए अब बारी है आज के सवाल की। भारत में रक्षा क्षेत्र में किए जा रहे वर्तमान प्रयासों पर चर्चा करते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की बहुमुखी भूमिका पर प्रकाश डालिए।